हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास के टॉपिक को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक दो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है हमने, दो पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू रीएलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस करी कि किस तरह से गवर्नमेंट रीएलोकेशन करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। दो तीन बातें हम लोगों ने उसमें देखी थी। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए बजट बनाते हैं और बजटरी पॉलिसी के थ्रू वो इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे कि अगला ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का। तो पॉइंट वाइज तो हम लोगों ने देखा हुआ है, उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं लाइक द अदर 2 पॉइंट्स, और देखते हैं कि गवर्नमेंट और क्या क्या उद्देश्य रखती है पॉलिसीज जो बजट वो बनाते हैं उनके पीछे। क्योंकि बजटरी पॉलिसी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी होती है, आने वाले पूरे 1 वर्ष के लिए ये काम किया जाता है। तो सिर्फ ये अपने आप में काफ़ी बड़ी ह्यूज पॉलिसी है, तो इसके उद्देश्य भी काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं। तो हम देखते हैं अगले पॉइंट को। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है। तो देखो, गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट अपने बजट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को, आर्थिक उतार चढ़ाव को, फ्लक्चुएशंस। अब ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है इनका क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कहने का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में कई तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, और ये उतार चढ़ाव हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू द प्राइस इन द इकोनॉमी, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो क्या होते हैं कि अर्थव्यवस्था में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आप देखते ही हो कि महंगाई जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अचानक नहीं बढ़ती है, उसके पीछे के कारण होते हैं कुछ, बट महंगाई बढ़ जाती है। कभी आप देखते हो कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। तो इन सारी स्थिति में क्या होता है कि इकोनॉमी में आपको कई तरह से फ्लक्चुएशंस यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में क्या होता है, समटाइम्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो क्या होते हैं, वो घट भी जाते हैं। तो इस तरह से जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं तो इसको हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को सरकार
प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि ना ही कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ें और ना ही कीमतें बहुत ज़्यादा घटे। और ये वो काम करते हैं अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी में यही उद्देश्य रखते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव को रखते हैं कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाकर रखेंगे, यानी कि वो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी अपने बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में वो रोकने की कोशिश करते हैं कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को। अब सवाल है कि कैसे? ये तो बात समझ में आ गई कि वो ये काम करने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे रोकने की कोशिश करते हैं? गवर्नमेंट आखिर इस तरह से होने वाले फ्लक्चुएशंस को अपनी बजट के थ्रू कैसे करते हैं? तो बजट जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पे एक बात समझेंगे कि जो बजट गवर्नमेंट बनाते हैं ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, देखो बजट में क्या बातें हम लोगों ने देखी हैं। बजट क्या बताता है? तो बजट के अंदर हम यही देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट को कितने पैसे रिसीव होते हैं और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करते हैं, रिसीट्स कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। यही दो बातें इंक्लूडेड होती है बजट में, राइट? तो ये ना दो तरह का हो सकता है। एक टाइप का बजट जो कहलाता है सरप्लस बजट, और दूसरे तरह का बजट जो होता है वो कहलाता है डेफिसिट बजट। नाउ व्हाट इज सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट? सो सरप्लस बजट का मतलब हो गया, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अधिक्य। तो इसका मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट को जो पैसे रिसीव हो रहे हैं अगर वो ज़्यादा हों, उनके द्वारा जो पैसे खर्च किए जा रहे हों उनसे, तो इस तरह के बजट को हम सरप्लस बजट के नाम से जानेंगे। क्या है सरप्लस बजट? तो जब गवर्नमेंट का रिसीट्स उनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो उस तरह के बजट को हम सरप्लस बजट कहते हैं। और डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? तो डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है घाटा, और बजट शब्द है यानी कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, लेकिन घाटा कब हो जाएगा? तो जब आपके जेब में जितने पैसे हैं वो आपके होने वाले खर्चों से कम पड़ जाए, तो उस तरह के बजट को हम डेफिसिट बजट कहेंगे। तुम ही अपने लिए बजट बनाओगे और देखोगे कि आप रहने आ गए हो तुम लोग वापस से हॉस्टल में अपने, लॉज में अपने, और आप देख रहे हो कि आपने जो बजट तैयार किया है अगले महीने कितने पैसे आएंगे, तो फादर साहब आपको अगले महीने 1000 रुपये भेजेंगे। काफ़ी कम बता रहा है ना? चलो 10,000 रुपीज़ आपको भेजेंगे। और आपने जो अपने खर्चे गिने कि भाई अभी तो आ रहे हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, खर्चे वर्चे आपने जब जोड़ करके अनुमान लगाया है तो आपने देखा कि अगले महीने तो आपके खर्चे 15,000 रुपये होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो आप कहोगे कि आपका बजट कैसा है? तो आने वाले महीने के लिए आपका जो बजट है वो डेफिसिट बजट है। वहीं दूसरी तरफ सरप्लस बजट की बात करें तो तुमने देखा कि भाई पैसे तो अगले महीने आने वाले हैं 10,000, और जब आपने अपने खर्चों को एस्टिमेट किया आने वाले महीने में तो आपने देखा कि आपके टोटल पैसे जो खर्च होंगे वो सिर्फ 8,000 होंगे, यानी कि पैसे आ रहे हैं ज़्यादा और आपके पैसे खर्च होंगे कम। तो उस समय कहलाएगा कि आपका बजट कैसा है? सरप्लस बजट है। और ये दो टाइप ऑफ बजट का गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। अब कैसे स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाता है तो ये जानने वाली बात है। तो देखेंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी कम हो जाता है। लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती है, आपको वही सामान खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे जहां पे पहले आपको कम पे करने पड़ते थे। उस स्थिति में वैल्यू घट जाता है। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में सरकार जो है वो सरप्लस बजट बनाते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारते हैं।
सरप्लस बजट में गवर्नमेंट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसीव करते हैं टैक्सेस के थ्रू और अदर पॉलिसीज़ के थ्रू, और कम से कम पैसा इकोनॉमी में खर्च करते हैं, ताकि जो लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रखा है वो धीरे धीरे घट जाए और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल हो जाए विद द हेल्प ऑफ सरप्लस बजट। सो इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या यूज करते हैं, सरप्लस बजट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन है, मतलब भाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा घटे हुए हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत घट जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी बढ़ जाता है। तो डिफ्लेशन की स्थिति को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजट का इस्तेमाल करते हैं, और डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट क्या करते हैं, तो रेवेन्यू यानी कि रिसीट्स जो है उसको कम कर देते हैं और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, ताकि देश में क्वांटिटी ऑफ मनी जो घट गया है वो बढ़ सके, लोगों के पास जो पैसों की कमी हो गई है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, और इकोनॉमिक कंडीशन जो अनस्टेबल हो चुका है वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के तौर पर सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमी में प्राइस से रिलेटेड स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे सरप्लस बजट हो या डेफिसिट बजट हो, ये सब की सब बजटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। तो एक तरह का ऑब्जेक्टिव ये भी है इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बजट तैयार करते हैं हर एनुअल ईयर के लिए। चलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव पे। जो कि है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर स्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। समाज में लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही लार्ज नंबर में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसको PSUs के नाम से भी जानते हैं, उनको सेटअप किया गया था। PSUs का स्टैब्लिशमेंट किया गया है ताकि पब्लिक वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके। अब पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरह के इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने सेटअप किया हुआ है, ताकि वो उन इंडस्ट्रीज़ की मदद से पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट कर सके। और इन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत तरह से इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इन इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट को प्रॉफिट में पैसे रिटर्न आते हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कई तरह से खर्च करने पड़ते हैं। तो ये तमाम खर्चे जो कि मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये सब गवर्नमेंट इंक्लूड करते हैं अपनी बजटरी पॉलिसी में। या फिर इसको आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी की मदद से इन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं, जिनका सेटअप उन्होंने किया है पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए इन दी इकोनॉमी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट budget,
बजट को प्रिपेयर किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो वेरियस प्रोविजंस बना सके ताकि वो इन इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्रीज़ को चला पाना मुश्किल होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट बनाते हैं, उसमें वो कई तरह से प्रोविजंस बनाते हैं कि वो अपने कंट्रोल में रखे गए इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगे और उनके मैनेजमेंट के लिए वो कितने कितने पैसे खर्च करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, सबसे पहले आप ये समझो कि बजटरी पॉलिसी में ये एम रखा जाता है, बजट में ये एम रखा जाता है कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज किया जा सके। और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए अब क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो समझो कि किसी भी नेशन का, ये सिंपल कहें तो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो दो चीज़ों पे, एक तो इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा रेट ऑफ सेविंग्स, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ सेविंग्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर सेविंग्स बढ़ जाएगा, रेट ऑफ सेविंग्स एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कैसे है, तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। ग्रोथ का इंडिकेटर जो है वो जीडीपी है। जीडीपी बढ़ा तो कहते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ हो गया। जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो उस स्थिति में नेशन का जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो कहते हैं जीडीपी बढ़ता है। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। और अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा भाई, तो इन्वेस्टमेंट हम उतना ही ज़्यादा करेंगे जितना ज़्यादा हमारे पास सेविंग्स होगा। अगर हमारा सेविंग बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन के बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाएगा और नेशन का ग्रोथ हो जाएगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी बजटरी पॉलिसी में इस रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये एम रखते हैं कि वो ओवरऑल नेशन में जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ सेविंग्स है उसको इंक्रीज करें, लोगों के पास इतना सफिशेंट अमाउंट में पैसा अवेलेबल करवा सकें थ्रू देयर बजटरी पॉलिसी कि लोग उन पैसों की मदद से सेविंग्स को बढ़ावा दें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और नेशन के ग्रोथ रेट को कंट्रीब्यूट करते हुए इंक्रीज करा सकें। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, और वो ये कैसे करते हैं, अपनी बजटरी पॉलिसी में रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए, जिसके लिए वो कई तरह के पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं ताकि लोगों के पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ इनडायरेक्टली प्रमोट हो सके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो कि है रिड्यूसिंग रीजनल imbalances। गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने बजट के थ्रू ये एम करते हैं कि वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव कर सके। गवर्नमेंट हर साल
जो बजट तैयार करते हैं, उस बजटरी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ यही एम नहीं रखा जाता है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर घटाना है, बल्कि वो ये भी उद्देश्य रखते हैं कि क्षेत्र के बीच में जो एरिया वाइज अंतर है, उन अंतर को, रीजनल इम्बैलेंसेस को, अंतर को घटाया जा सके। और इस रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सेशन में गवर्नमेंट क्या करते हैं, कैसे वो रीजनल इम्बैलेंसेस को टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी की मदद से रिमूव करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वैसे एरियाज जो कि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, जो भी क्षेत्र इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उन एरियाज़ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और एक्सपेंडिचर करते हुए सरकार क्या करते हैं, उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को प्रमोट करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ का जो सेटअप है वो गवर्नमेंट बढ़ाते हैं ताकि बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, उनका थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरियाज़ जितने भी हैं, वैसे क्षेत्र जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरियाज में गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन एरियाज से गवर्नमेंट को थोड़े पैसे प्राप्त हो टैक्सेस की मदद से, और उन्हीं पैसों को गवर्नमेंट क्या करे, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में उन्हीं पैसों को सरकार खर्च कर सके ताकि वैसे एरियाज जो हैं वो डेवलप हो सकेंगे। तो दो एरियाज हैं, एक डेवलप्ड, दूसरा अंडर डेवलप्ड। जो डेवलप्ड है वहां से पैसे लिया टैक्सेस के थ्रू, और जो अंडर डेवलप्ड है वहां पे उन्हीं पैसों को खर्च कर दिया, जिससे कि एरिया वाइज जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है वो घटता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में नए इंडस्ट्रीज के सेटअप को प्रमोट करने से उन एरियाज का जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है, और जो इंडस्ट्रीज की मदद से लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं, लोगों को प्रति व्यक्ति आय जो है वो मिलती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और जो एक ही देश के अलग अलग क्षेत्र के बीच में अंतर होता है वो घटता है। तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने का एम रखती है। कैसे कम करती है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी की मदद से। टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरियाज में, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी का इस्तेमाल करती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में। और इस तरह से रीजनल इम्बैलेंसेस कम हो जाते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है गवर्नमेंट बजट के। इसी के साथ हमारे जितने भी पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव्स में ऑफ गवर्नमेंट बजट वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। और अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो होगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जहां हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट किन किन फैक्टर्स से मिल करके बना है, उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक हम हमारे अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।